बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को देखा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में हमने देखा कांस्टेंट फोर्स क्या होती है, उसके वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक रिलेशन हमने ड्राइव किया, W=F.D, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमने देखा। उसके बाद हमने उसको डिफाइन किया। होप सो ये आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। आज हम एक सेकेंड मेथड ऑफ वर्क कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं, एंड दैट इज ग्राफिकल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग वर्क। हम बेसिकली एक ग्राफ ड्रा करेंगे और जिसकी मदद से हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं जिसको हम कहते हैं FD ग्राफ, FD कर्व या FD ग्राफ। FD ग्राफ मीन ये क्या है जी, ये हमारे पास है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। हम क्या ड्रा करने जा रहे हैं बच्चों, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, FD कर्व, FD ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और अब आप जानते हैं बेटा कि जब भी हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं तो ऑब्वियस है ये दो क्वांटिटीज को रिलेट कर रहा होता है ग्राफ। तो यहाँ वो दो क्वांटिटीज कौन सी है, वन इज फोर्स, अदर वन इज डिस्प्लेसमेंट। इन दो क्वांटिटीज को हम रिलेट कर रहे हैं। अब इन दोनों क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी और दूसरी क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करें, सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो क्वांटिटी ड्रा होगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और वाई एक्सिस के अलोंग जो क्वांटिटी हमारी होगी वो फोर्स होगी। तो ये हमारे पास एक ग्राफ होगा जिसको डिफरेंट सिचुएशन में ड्रा किया जा सकता है। अभी हम दो सिचुएशंस में इस ग्राफ को ड्रा करेंगे। दो केसेस देख रहे हैं, केस 1 यहाँ मौजूद है और केस 2 नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे, वो हमारे पास केस 2 की फॉर्म में होगा। तो वो अब क्या होगा केस 2, वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रा करेंगे जिसमें अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और अलोंग वाई एक्सिस फोर्स होगा। अब हम केस 1 को देखते हैं। केस 1 क्या है, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम, यानी कुछ यूं है जी बेटा सिचुएशन, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इस ऑब्जेक्ट पर आपने एक फोर्स लगाई F, आपने फोर्स क्या लगाई F। इस फोर्स के नतीजे में बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस ऑफ हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में ही है। तो आपने जिस तरफ फोर्स लगाई बॉडी डिस्प्लेस ऑफ हुई उसी डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों पैरेलल हो गए, दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, 0। दोनों के दरमियान एंगल कितना हो गया, 0। तो ये आपके पास सिचुएशन है, फोर्स लगाई जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस ऑफ हुई उसी डायरेक्शन में, दोनों का आपस में एंगल 0। तो नाउ व्हाट विल बी द वर्क इन दिस केस, वर्क विल बी W=FD। वर्क क्या होगा, FD। क्यों भाई, इससे पिछली सिचुएशन आपको याद हो तो ये है वर्क का फार्मूला W=F.D, जिसको हमने लिखा था FD cos थीटा। ये हमारे पास था FD cos ऑफ एंगल थीटा, जो इस केस में cos थीटा कितना है, 0 है। अब cos 0 क्या होगा, 1, cos 0 1। तो cos 0 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, याद होनी चाहिए। cos 0 1 होता है, तो हमारे पास वर्क आ गया W=FD। खैर ये तो मैंने कैलकुलेट किया इस सिचुएशन में वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल, थीटा 0, वर्क FD आ गया। अब ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे यहां सिचुएशन में मैंने कहा अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, अलोंग वाई एक्सिस क्या है, फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स। यानी सपोज इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड बच्चों कितनी है, 5 न्यूटन। अब ये बेटा कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगी ना। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, बॉडी रेस्ट पर थी, तब भी ये फोर्स 5 न्यूटन थी, तो ये पॉइंट यहां आ गया। जब डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ तब भी ये फोर्स 5 न्यूटन थी। जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ तब भी ये फोर्स 5 न्यूटन थी। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता जा रहा है लेकिन फोर्स को फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को मिला दूं तो मेरे पास एक ग्राफ कुछ यूं आएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल रही है, ठीक होगी बात। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, जिसको प्रॉपर्ली यहाँ मैंने डायग्राम में ड्रा किया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये जो फोर्स है, ये जो वट एवर द फोर्स इज, दिस फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा लेकिन फोर्स को कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, तो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। तो इन दिस केस ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब ये ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ रही है, सो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया ना कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसको निकालने के बाद अब एक चीज देखें, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो यहां एक एरिया अंडर द ग्राफ हमें मिल रहा है, ये एक एरिया अंडर द ग्राफ मिल रहा है, जो इस केस में ये था हमारे पास एक तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी, ये एक स्ट्रेट लाइन का कर्व था। और जब हमने एरिया अंडर द ग्राफ निकाला तो ये जो ग्रीन शेडेड आपको एरिया नजर आ रहा है, ये बेसिकली एरिया अंडर द ग्राफ को शो कर रहा है। तो यहां तक समझ आ गई, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और ये एरिया अंडर द ग्राफ आपको मिल गया। अब जरा गौर से देखें इस डायग्राम को, तो एरिया अंडर द ग्राफ हमें कौन सी ज्योमेट्रिक शेप दे रहा है, तो एरिया अंडर द ग्राफ हमें यहाँ एक रेक्टेंगल दे रहा है। कौन सी ज्योमेट्रिक शेप दे रहा है, रेक्टेंगल। तो हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालते हैं। हम यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो ये जो साइड है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ है, और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगल की विड्थ है। अब लेंथ देखें तो वो कौन से एक्सिस के अलोंग है, फोर्स वाले एक्सिस के अलोंग है, यानी लेंथ हमें किसकी मैग्नीट्यूड देगा, फोर्स की। भाई जो भी हो सकता है ये फोर्स 5 न्यूटन हो, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे। इन जनरली इसको हम L = F लिख रहे हैं। तो लेंथ आ गई फोर्स के इक्वल, और ये जो विड्थ है ये कौन से एक्सिस के अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अलोंग, तो ये हमारे पास D के इक्वल आ जाएगी। वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ की जगह बच्चों हमने F पुट किया, विड्थ की जगह D पुट किया, तो FD हमारे पास आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल = FD, और FD किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल है। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एरिया है, एरिया अंडर FD कर्व, एरिया अंडर FD ग्राफ, ये जो एरिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंडर वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो वर्क के इक्वल आ गया। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आ गया, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वो किसकी इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा। ये पॉइंट भी हमने एक तरह से प्रूव कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं केस 2 की तरफ। ये है जी केस 2, फोर्स एक्ट कर रही हो किसी एंगल थीटा के ऊपर। इसको ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाता, कल वाला पॉइंट ही आप माइंड में रख लें। ये हमारे पास वो कल वाला पॉइंट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन पर मौजूद है, हमने इस पर फोर्स लगाई एट एंगल थीटा, इफेक्टिव कंपोनेंट F cos थीटा आया था, ये वही चीज़ है, और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल D की डायरेक्शन में है। अब ये है कि यहाँ पर अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं है तो उसका वो कंपोनेंट ढूंढेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, और वो कौन था, कल हमने देखा था F cos थीटा। सो नाउ ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन, ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन F cos थीटा एंड D, F cos थीटा एंड D। यहाँ जो बच्चों F cos थीटा है ये भी कांस्टेंट ही होगा, ये जो F cos थीटा है बच्चों ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। और ये क्यों कांस्टेंट है, देखें जी, जो फोर्स है वो तो चेंज नहीं हो रही, सपोज 5 है, और ये जो थीटा है जिस एंगल पर फोर्स लग रही है वो ये एंगल सपोज करते हैं, ये एंगल आपके पास आ गया, कोई भी एंगल ले लें, सपोज 60 डिग्री ले लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, तो भाई फोर्स कॉन्टिन्यूसली किस पर लगती रहेगी, 60 पर लगती रहेगी। तो cos 60 अगर मैं यहाँ पुट करूँ, cos 60 होता है 1/2, ये आएगा F × 1/2 की फॉर्म में आएगा। तो F × 1/2 ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों 2.5 के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास 2.5 न्यूटन आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई कांस्टेंट एंगल पर फोर्स लग रही है तो एंगल भी कांस्टेंट रहेगा, तो ओवरऑल F cos थीटा की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट, यानी F cos थीटा तो है यहाँ पर इफेक्टिव कंपोनेंट, बट उसकी वैल्यू भी अब चेंज नहीं हो रही। आपके सामने ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। अगेन ग्राफ ड्रा करते हैं, अगेन उसी तरह अलॉन्ग एक्स एक्सिस जी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स आ गई, बट यहाँ जो अब फोर्स होगी वो फोर्स F cos थीटा की फॉर्म में होगी। पिछले उसकी तरह सिंपल F नहीं होगी बल्कि F cos थीटा की फॉर्म में होगी, जो कि कांस्टेंट ही होगी। यानी जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, फोर्स इनिशियली लगना शुरू हो गई,
तब भी एफ कॉस थीटा थी। डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ तब भी फोर्स एफ कॉस थीटा थी। 2 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट तब भी फोर्स एफ कॉस थीटा थी। सो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है लेकिन एफ कॉस थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो अगेन इसका ग्राफ भी सेम उसी तरह हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया, सेम उसी तरह का ग्राफ आया। बेटा जब भी फोर्स कांस्टेंट होगी ग्राफ विल बी आ स्ट्रेट लाइन। ये कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट वही चीज़, ये अगर आपके पास वर्टिकल ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। तो यहाँ एक एरिया अंडर द ग्राफ एक ज्योमेट्रिक शेप आ रही है, इसका एरिया कैलकुलेट करें। अगेन क्या है जी, रेक्टेंगल ही है। तो एरिया अंडर एफ डी ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ, सिंपल है जी, वही चीज़ टाइम एक्सिस के अलोंग विड्थ है तो लेंथ ले लें, टाइम एक्सिस के अलोंग लेंथ ले लें तो आप डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और जो वर्टिकल एक्सिस है, जो लेंथ आपको एक तरह से मिल रही है वो आपकी एफ कॉस थीटा मिल जाएगी। दोनों में से किसी एक को लेंथ या विड्थ कंसिडर कर लेते हैं। गिवन सिचुएशन में हमने इसको लेंथ कहा तो लेंथ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में डी आ गई। ये जो विड्थ है ये एफ कॉस थीटा की वैल्यू ही होगी। ये जो विड्थ है ये एफ कॉस थीटा की वैल्यू ही होगी। तो जो भी वैल्यू होगी, जैसे 2.5 है तो यहाँ 2.5 पुट कर देंगे, इन जनरल एफ कॉस थीटा पुट करेंगे। तो डी इंटू एफ कॉस थीटा एफ टी कॉस थीटा बन जाएगा और ये भी वर्क के इक्वल है। तो ये एक तरह से हमने प्रूव किया कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ जाएंगे बेटा, इनको ज़रा ध्यान से गौर से सारे पॉइंट को देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है वर्क की प्रॉपर्टीज। ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब हम वर्क की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहली चीज़, वर्क जो है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। आपके सामने है ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, तो रिजल्टेंट के तौर पे स्केलर क्वांटिटी मिलेगी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। वर्क के अगर आप यूनिट को देखें तो वर्क है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो ये आ गया न्यूटन मीटर, जिसको आल्सो नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जाउल। जाउल एक साइंटिस्ट था, उसी के नेम पर ही इसको जाउल का नाम दिया जाता है और जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास वर्क का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल। अब हम न्यूटन मीटर को जाउल को अगर डिफाइन करें, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जाउल को डिफाइन करते हैं। अब फोर्स का यूनिट अगर मैं कहूं न्यूटन है, आप जानते हैं एक बॉडी है जिस पर 1 न्यूटन फोर्स लगती है। एक बॉडी पर कितने न्यूटन फोर्स लगती है, 1 न्यूटन, और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस ऑफ हो तो आपने उस बॉडी पर जितना वर्क किया वो 1 जाउल होगा। यानी 1 जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। 1 जाउल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन act on an object through the distance of 1 meter। यहाँ मिसिंग लाइन है वो लिख लेंगे। 1 joule is defined as the amount of work done when a force of 1 newton act on an object through a distance of 1 meter, then उसको हम 1 joule का नाम देंगे। ये डेफिनेशन याद कर लें, अगर शॉर्ट क्वेश्चन कहीं पूछी जा सकती है। ये पॉइंट याद होना चाहिए कि 1 joule is equal to न्यूटन मीटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और उसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। अब बेसिकली है तो प्रॉपर्टीज़, बट उसमें हम उसको यूं कुछ टाइप हेडिंग बना देते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। 2 तरह का वर्क हो सकता है, एक वर्क को हम पॉजिटिव कह सकते हैं, एक को हम नेगेटिव वर्क कहेंगे और तीसरे को हम जीरो वर्क का भी एक पॉइंट दे सकते हैं। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। इस इक्वेशन को देखें, W = FD cos थीटा। यहाँ फोर्स है बेटा मैग्नीट्यूड, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये cos थीटा डिफाइन करेगा कि वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, यही cos थीटा डिसाइड करेगा। अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, 90 से कम एंगल है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 से कम है तो ये जो cos थीटा है ये पॉजिटिव आएगा। At that point, the result of cos theta is positive. The result of cos theta is positive, so work will be positive. अगर आपके पास, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल लेस देन 90 है, देन cos theta is positive, so work will be positive। एग्जाम्पल लेते हैं जी, लेस एंगल कोई भी पुट कर लें, cos थीटा की जगह मैं cos 60 पुट कर दूँ, cos 60 का रिजल्ट आएगा 0.5। cos 60 का रिजल्ट क्या आएगा, 0.5, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी।
cos 30 ले लें, cos 10 ले लें, कोई भी लेस देन 90 एंगल लेंगे, देन आपका एंगल 90 से लेस है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, सो वर्क विल बी पॉजिटिव। सो इफ द एंगल बिटवीन, पॉजिटिव वर्क को डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पॉइंट आपका क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। ये पॉइंट आप यहाँ पर बेटा क्लियर कर लेंगे। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री देन वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव, वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। और यहाँ सिचुएशन ये वाली आप लिखेंगे, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ये आपके पास वर्क पॉजिटिव होगा। लाइक एग्जांपल आपके आ जाती है किकिंग का फुटबॉल, जब आप फुटबॉल को किक करते हैं और आपको कोई भी एंगल, यानी आप लॉन्ग किक लगा रहे हैं, ये फुटबॉल पड़ी हुई है, आप इसको यूं 60 डिग्री पर किक लगाएं, कौन से एंगल पर लगाएं, 60 डिग्री पर, तो ये वर्क जो होगा वो आपका पॉजिटिव वर्क होगा। तो इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, रिजल्ट cos थीटा विल बी पॉजिटिव, सो वर्क विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव वर्क की बात करें, अब नेगेटिव वर्क कैसा हो सकता है, अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, यानी यहाँ पॉइंट आएगा इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगेन यहाँ पर ये मिस्टेक है बेटा, इसको देख लेंगे, यहाँ आप लाइन लिख देंगे इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, if the angle between force and displacement is greater than 90 degree then work is said to be positive। ठीक होगी बात, यानी यहाँ जो थीटा होगा वो greater than 90 होगा, then work will be positive। क्यों, work will be negative, सॉरी, क्यों, क्योंकि जब आप cos थीटा greater than 90 पुट करेंगे तो cos थीटा आपके पास क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, सो वर्क को वो नेगेटिव कर देगी। तो इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90, cos थीटा का रिजल्ट नेगेटिव होगा एंड दैट इज व्हाई वर्क विल बी नेगेटिव। ये पॉइंट समझ आ गया। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं थीटा ले लूं यहां पर 180 डिग्री, थीटा ले लेता हूं 180 डिग्री, यानी कुछ यूं सिचुएशन है बेटा, फोर्स यूं लग रही है, ये आपके पास फोर्स है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन सपोज यूं है, बॉडी डिस्प्लेस ऑफ हो रही है इसी डायरेक्शन में, ये बॉडी डिस्प्लेस ऑफ हो रही है इसी डायरेक्शन में, ये तो अप्लाइड फोर्स का वर्क आ गया, लेकिन उस बॉडी को फ्रिक्शन भी तो रोक रही है, फ्रिक्शन उसको रोकेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपने बॉडी पर फोर्स लगाई F, एक गाड़ी है वो इस तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ ही है, लेकिन रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो उसके क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को देखें तो ये इस तरफ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इनका आपस में एंगल कितना बना, 180, इनका आपस में एंगल 180। और जो cos 180 का रिजल्ट होता है, cos 180 जो है वो बेटा होता है -1, तो ये वर्क को क्या कर देगा, नेगेटिव, यानी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, क्योंकि cos की थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये दो एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है, पहला पॉजिटिव वर्क, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, cos थीटा पॉजिटिव, वर्क विल बी पॉजिटिव। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, cos थीटा इज नेगेटिव, सो वर्क विल बी नेगेटिव। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क देगी। ये तो हो गया हमारे पास दो कंसेप्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क का। अब तीसरा पॉइंट है जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या है, जीरो वर्क ये है कि भाई ये एक बॉडी आपके पास मौजूद है जिसका मास m है, बॉडी हॉरिजॉन्टली जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, फोर्स किस तरफ लग रही है, वर्टिकली अपवर्ड लग रही है, फोर्स y एक्सिस के अलॉन्ग है, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलॉन्ग है, थीटा कितना बनेगा 90 और थीटा 90, यहाँ वैल्यू पुट कर दें, cos 90 होता है 0, सो पूरी टर्म क्या कर देगा 0। सो इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, if the force is perpendicular to displacement, theta is 90 degree, work will be equal to 0, no work will be done। इन तीनों सिचुएशन को देखें तो ये थीटा, cos थीटा बेसिकली डिसाइड कर रहा है वर्क की वैल्यू को, cos थीटा पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव, वर्क नेगेटिव, cos थीटा 0, सो वर्क विल बी 0। ये पॉइंट्स बेटा हमने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क के। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आपकी बुक के अंदर ही दो सिचुएशंस गिवन हैं, ये दो क्वेश्चंस आपके लिए गिवन है। हाउ मच वर्क इज बीइंग डन बाय अपवर्ड फोर्स व्हेन पर्सन इज होल्डिंग द पेल मूविंग फॉरवर्ड। एक पर्सन है जी, बाल्टी उठाई हुई है,
हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और बाल्टी उसने वर्टिकली अपवर्ड उठाई है। वर्क कितना होगा भाई, अब आपके सामने है, फोर्स वर्टिकली अप, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, एंगल कितना बना 90, तो यहाँ आप पुट कर दें W=FD cos थीटा, कॉज ऑफ एंगल 90 पुट कर दें, cos 90 0, तो पूरी टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, सो वर्क विल बी जीरो। ये आपके पास सिचुएशन है कि जब आप किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, फोर्स अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, तो वर्क विल बी जीरो। नेक्स्ट एक पॉइंट है आपके पास कि हाउ मच वर्क इज डन ऑन द वॉल, आप एक वॉल को पुश कर रहे हैं, आपने कितना वर्क परफॉर्म किया। देखिए जी, आपने फोर्स तो लगाई वॉल के ऊपर, लेकिन क्या कोई डिस्प्लेसमेंट है, वॉल तो अपनी जगह रेस्ट पर है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क तो तीनों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे भी, डिस्प्लेसमेंट पे भी, एंगल पे भी। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, तो FD cos थीटा, F0 cos थीटा, पूरी टर्म को क्या कर देगा, जीरो। तो ये दो सिचुएशंस हमने देखी जिसमें जीरो वर्क है, ये एग्जाम्पल आपके पास आ गई जीरो वर्क की। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। और एक तरह से हम अगर देखें तो हम मैक्सिमम वर्क ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा। ये वाला जो हमारा वर्क होगा दैट विल बी मैक्सिमम। ये अपनी प्रॉपर्टी में एक और, जब आप इस लेक्चर को नोट करें तो एक पॉइंट और ऐड कर दें। मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल होंगे, एंगल जीरो होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम वर्क। तो होप सो बेटा ये आपको मुकम्मल जो हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का वो समझ आ चुका होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप फ्रीली आप ज़रूर पूछें, आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस और MCQs को इंशाल्लाह देखेंगे ताकि और हमें चीज़ें बेहतर क्लियर हो जाएं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।